अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है इस सोशियोलॉजी अ साइंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सोशियोलॉजी को समझ लिया है कि बेसिकली सोशियोलॉजी क्या है। तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्या सोशियोलॉजी भी साइंस है, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस पे बताएं। आप इस पे अपना कमेंट दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है। तो फिर आपको इसका जवाब किस तरीके से देना है, ठीक है। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस क्या है। जब हमें ये पता होगा कि साइंस क्या है बेसिकली, तो हम फिर बता सकेंगे कि हाँ, क्या सोशियोलॉजी इन सारे पैरामीटर्स पे पूरा उतर रही है जो कि साइंस की रिक्वायरमेंट है। अगर उतर रही है तो वो फिर सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है, अगर नहीं उतरी तो सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज साइंस। साइंस की देखिए एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें हर एक चीज़ की ना एक डेफिनेशन मिलती रहे साथ साथ, ताकि अगर हमें इस पे थोड़ा लिखना पड़े, लॉन्ग आंसर देना पड़े, तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ साइंस की, आप इस डेफिनेशन को समझें। इस डेफिनेशन के बेस पर हम अपना इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। साइंस हैज़ 4 प्रीकंडीशंस। नंबर 1, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। पहली कंडीशन क्या है साइंस की कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का मतलब है कि साइंस का जो झुकाव है ज़्यादातर वो थ्योरी की तरफ है, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी पीस ऑफ नॉलेज हमने उठाया, हमने कोई भी चीज़ डिस्कवर की, हम जल्दी जल्दी उस पर वर्कआउट करें और बस एक थ्योरी दे दें, ठीक है। तो हमारे पास चीज़ थ्योरी में आनी चाहिए, उनके पास नॉलेज जो है वो थ्योरी की शेप में आना चाहिए, ठीक है। तो साइंस जो है वो क्या किस चीज़ पे बेस करी है? वो थ्योरीज पे बेस करी है, थ्योरीज बना रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। जो रिसर्च होती है साइंस की, उसमें क्या है? उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी से हमारा मुराद ये है कि जो भी रिसर्च हो रहा है ना, उसमें जो आपकी जो रिसर्च है वो बाइसेस ना हो। बाइस का क्या मतलब है? बाइस का मतलब ये है कि जो रिसर्चर है उसमें उसकी कोई अपनी राय वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। वो जो चीज़ देख रहा है वो सब उस चीज़ को उसी नज़र से देखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ बाइस होने का मतलब। फॉर एग्जांपल हम रिसर्च करें पर्दे पर, ठीक है, कि आया पर्दा जो है हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। अगर मेरा मज़हब इस्लाम है तो मेरा ऑब्वियसली झुकाव पर्दे के हक में होगा, ठीक है। मैं अपनी रिसर्च में शायद अपनी बाइसेस अगर डालना चाहूँ तो मैं पर्दे के बारे में बात करूँगी और पर्दे के फ़ायदों के बारे में, और पर्दे करने पर इंसिस्ट करूँगी और उसकी नेगेटिविटीज़ नहीं निकालूंगी। मेरे कंपैरिजन अगर कोई हिंदू रिसर्चर है तो वो अपने पूरा जोर लगाएगा कि वो पर्दे के ख़िलाफ़ बात करे, ठीक है। उसमें बोले कि भाई इससे वुमेंस के राइट वो हो रहे हैं, भाई पर्दे के नाम पर आप वुमेन को डिग्रेड कर रहे हो, आप उनको घर पे बिठा रहे हो, ठीक है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको इन्फीरियोरिटी में ला रहे हो। ये सारे पॉइंट आपको कौन देगा? हिंदू रिसर्चर देगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम गाय ज़बह करने की बात करें एज अ मुस्लिम, तो मैं कहूँगी कि हाँ भाई जो है ये हलाल है, खाने का ज़रिया, प्रोटीन का ज़रिया है, इजाज़त देता है और दीन, और ठीक है खाना। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके खुराक का ज़रिया, तो क्यों नहीं ज़बह होनी चाहिए गाय ज़बह। हिंदू जो है वो इसके ख़िलाफ़ होगा रिसर्चर, वो कहेगा कि नहीं, ये तो जानवरों पर जुल्म है, मुसलमानों में इंसानियत नहीं है, इनमें सिला रहमी नहीं है, ये जानवरों को ज़बह करते हैं। क्रिश्चियनिटी को उठा ले तो क्रिश्चियनिटी वाला शायद न्यूट्रल होगा, कहेगा कि ठीक है नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो खाना चाहते हैं मीट तो कोई मसला नहीं है, गाय ज़बह हो जानी चाहिए। तो अगर किसी रिसर्च में बाइसेस आ जाती है तो वो फिर साइंस नहीं रहती। तो हमारी जो साइंस की रिक्वायरमेंट है कि रिसर्च जो हो वो सबके लिए सेम हो, किसी की भी बाइसेस ना हो, किसी की भी अलग राय ना हो उस चीज़ के बारे में जो रिसर्च हो रही हो, वो यूनिवर्सल हो रिसर्च, ठीक है। तो जो सी रिसर्च यूनिवर्सल होगी, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होगी, तो वो क्या होगा? साइंस के ज़मरे में आएगी। क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमिनन। साइंस में क्वान्टिफाइबिलिटी होती है, मतलब कि आपने चीज़ों को क्वान्टिफाई करना है। जो हमारी साइंस है उसको क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, उसको क्वांटिटी से ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप एटम के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, फिर एटम, उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हम किसी भी मॉलिक्यूल में हम चेक करते हैं भाई इसमें कितने एटम्स है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उनकी क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो साइंस में आपकी क्वांटिटी होना ज़रूरी है।
क्वांटिटी आपने मेंशन करनी है कि क्या चीज़ है और कितनी अमाउंट में मौजूद है इसमें, ठीक है। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि साइंस आपसे इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी मांगती है, यानी जो बात मैं कर रही हूँ ना वो बात आपको वैसी की वैसी ही समझ आनी चाहिए, ठीक है, जो मुझे समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ सन, SUN सन, तो आपको समझ आ रही है कि मैं सन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, सूरज के बारे में। आप भी सन कह रहे हो, मैं भी सन कह रही हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सूरज जब आप सन का लफ्ज़ यूज़ करें उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी कार का नाम ले लें, एरोप्लेन का नाम ले लें, ठीक है, एटम का ले लें, हाइड्रोजन बोल दें, ऑक्सीजन बोल दें, सोडियम बोल दें, कोई भी वर्ड आप उठा रहे हैं तो वो बात आप जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको एज इट इज़ समझ आ रही है। तो आपका साइंस क्या कहता है कि आपकी इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जब ये चारों चीज़ें किसी भी चीज़ में होंगी, किसी भी डिसिप्लिन में होंगी, किसी भी सब्जेक्ट में होंगी, तो हम कहेंगे ये क्या है, साइंस के अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है, यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइंस, यानी ये एक साइंस है। इन चारों चीज़ों को याद करने के लिए एक कोड वर्ड में बता देती हूँ, ठीक है, आप उसको जहन में रखो, TOQI, टोकी, ठीक है। हम टोकी का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि बार बार ये चारों वर्ड को प्रोनाउंसिएट करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म जहन में रख लेते हैं, टोकी। T फॉर थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, Q फॉर क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमेनन एंड I फॉर इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। टोकी का होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ साइंस बनेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस के बारे में हमारे पास क्या आर्गूमेंट्स हैं। सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज हुई थी हमारी मॉडर्निटी से पहले, जब कुछ चैलेंजेस आए, ठीक है, तो हमारी सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज हो गई। जो इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट थे वो चाहते थे कि हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंस के तौर पर इस सब्जेक्ट को आगे डेवलप करें, ठीक है। कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की थी सोशियोलॉजी के लिए ताकि वो नेचुरल साइंसेज में आए। हमारे पास थे सेंट साइमन, उन्होंने सोशल फिजिक्स का वर्ड यूज़ किया। ऑगस्ट कॉम्टे स्टैटिस्टिक एंड डायनामिक्स की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी की बात करते हैं। डरखाइम मॉरल डेंसिटी एंड मॉरल वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये यूज़ करके ये लोग सोशियोलॉजी को इनिशियली एज अ नेचुरल साइंस डेवलप करना चाह रहे हैं। हम इन वर्ड्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर्स में इन सारे थिंकर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि इन लोगों ने ये टर्म्स यूज़ की हैं सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस के तौर में डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि जो सोशियोलॉजी है वो नेचुरल साइंसेस के सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पर पूरी नहीं उतरती, ठीक है। तो डिबेट तब से हमारी स्टार्ट हो गई कि वेदर सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, क्या सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है। तो हम अपने आर्गूमेंट्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स देते हैं हम फेवर में भी कि जो उनसे लोग कहते हैं कि भाई हाँ, जो उनसे थिंकर्स ने बोला कि हाँ सोशियोलॉजी जो है वो आपकी नेचुरल साइंसेस में आती है, उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं। हम अपने थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन को उठा लेते हैं, टी को उठा लेते हैं अपने साइंस की डेफिनेशन में से। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस कंडीशन पे सोशियोलॉजी पूरी उतर रही है। सोशियोलॉजी हैज़ मेड थ्योरीज बट वैलिड इन स्पेसिफिक सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। सोशियोलॉजी ने थ्योरी बनाई है, बिल्कुल साइंस थ्योरीज बनाती है, सोशियोलॉजी ने भी बनाई है, लेकिन जो सोशियोलॉजी ने बनाई है वो कुछ स्पेसिफिक सोसाइटी हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती हैं, वैलिड होती हैं, ठीक है। डरखाइम की जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है और टालकोट पार्सन की थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम है, उनको हम क्लेम करते हैं कि ये यूनिवर्सल थ्योरीज है। ये थ्योरीज को इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तक आप सिर्फ इनके नाम है थ्योरी समझ लें कि डरखाइम ने थ्योरी ऑफ रिलीजन दी है, टालकोट पार्सन ने थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम दी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि थ्योरीज मौजूद हैं हमारे सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिविटी का हमारा मतलब क्या था कि भाई आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी वो सेम चीज़ देखें, ठीक है। सेम चीज़ देखना लाजमी है और अपनी बाइसेस नहीं आनी चाहिए। तो जाहिर बात है हम सोसाइटी पे रिसर्च करते हैं, इस पे लोगों पे करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रिसर्चर होता है हमारा, उसकी बाइसेस आ ही जाती है। तो वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग अगर हम अपने रिसर्चर्स को ट्रेनिंग दें तो इससे हमें हेल्प मिल सकती है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी भी हम अचीव कर सकते हैं। डरखाइम एंड वेबर ने साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया है ये इंश्योर कराने के लिए कि
इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, यानी इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी हैं और जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया है, जिससे ऑब्जेक्टिविटी का जो कंडीशन है वो पूरी उतर रही है सोशियोलॉजी में भी। क्वान्टिफाइबिलिटी, सोशल क्वान्टिफाइबल हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपके पास क्वांटिटी आनी चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो कितनी है, ठीक है। तो सोशल फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। डर्कहाइम एक टर्म यूज़ करते हैं सोशल फैक्ट्स, ठीक है। डर्कहाइम के जो सोशल फैक्ट्स हैं उनका क्या मतलब है, सोशल फैक्ट्स असल में जो हैं वो एक फोर्स आप समझ लें, ठीक है, जो कि आपको फोर्स करती है, ठीक है, कि आप थिंक कैसे करना है, आपने सोचना कैसे, आपने एक्ट कैसे करना है, आपने फील कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो फैमिली है उसका आप पे बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है, कि आपने किस तरीके से सोचना है, क्या आपने एक्ट करना है, कैसे आपने फील करना है। रिलीजन जो है वो आप पे बहुत ज़ोर देता है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। आइडियल टाइप्स जो हैं वेबर की, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, वो कहते हैं अगर ठीक है 4-5 पॉइंट्स में उन्होंने दे दिए हैं, तो वो कहते हैं अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो, ये भी पूरी, तो इसका मतलब है आपके पास अथॉरिटी आ गई है। ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ये वाला पूरा हो रहा है, तो आपके पास पावर आ गया, रिलीजन के बारे में आ गया। तो जो उनके आइडियल टाइप्स हैं वेबर के, उनके बारे में भी हमें मतलब उनसे हमें पता लग रहा है कि भाई क्या चीज़ कितनी है। ये पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे तो हमारे पास ये वाले जो टर्म्स है ये आ जाएंगे, अथॉरिटी आ जाएगी, हमारे पास पावर आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगी। ये आपको फिलहाल ये वाली टर्म्स थोड़ी शायद थोड़ी सी अब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि हम इनको आगे से हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इन टाइप्स की समझ आएगी। लेकिन आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए कि डर्कहाइम के जो सोशल फैक्ट्स हैं और वेबर के जो आइडियल टाइप्स हैं वो क्या है, क्वान्टिफाइबल है, आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ कितने अमाउंट में मौजूद है। तो सोशियोलॉजी की जो साइंस की एक रिक्वायरमेंट है क्वान्टिफाइबिलिटी, सोशियोलॉजी इस पर भी पूरी उतर रही है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, यानी कि जो बात मैं कर रही हूँ वो आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं क्लास का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ तो आप समझ जाते हो ना कि मैं ज़ात पात की बात कर रही हूँ, कास्ट की बात कर रही हूँ। अगर मैं फैमिली का वर्ड यूज़ करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं माँ बाप बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो सोशियोलॉजी है उसमें तो इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी आ गई। ये हमारे क्या थे, फेवर में जो हमारे आर्गूमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट्स आते हैं। अगेंस्ट हमारे पास आर्गूमेंट आता है कि जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है ऑल अक्रॉस द स्पेस, ठीक है, यानी एक जगह आप उस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो लेकिन शायद दूसरी जगह नहीं। फॉर एग्जांपल आप एशियन सोसाइटी में एक थ्योरी अप्लाई करते हो, शायद वो थ्योरी यहाँ पे चल जाए लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर में आपकी नहीं चलेगी, वो शायद हिंदू कल्चर में ना चल रही हो आपकी, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा कल्चर हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। तो जो थ्योरी हमने एक निकाली है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह पर भी वो थ्योरी काम करे। इसी तरह के जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने रिलीजन के बारे में स्टडी किया था, तो उन्होंने कहा कि ये रिलीजन के बारे में कि जो रिलीजन है बेसिकली ये एक अमीरों की कठपुतली है जो वो गरीबों के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम निकालने के लिए। और डर्कहाइम की जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है उसके मुताबिक वो इसको बहुत इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई रिलीजन जो है ना वो बहुत इंटीग्रेट करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है। तो कार्ल मार्क्स साहब जो हैं वो कहते हैं कि रिलीजन तोड़ रहा है और डर्कहाइम कह रहे हैं कि रिलीजन जोड़ रहा है। तो फिर ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से आ गई, ठीक है, फिर सेम चीज़ें तो ना देखी गई ना। कार्ल मार्क्स कुछ और देख रहा है रिलीजन को, डर्कहाइम कुछ और देख रहा है, ठीक है। तो हमारी तो जो सेकंड पॉइंट था ऑब्जेक्टिविटी वो क्या हो गया, वो हमारा मिसिंग हो गया। इसी तरीके से हम कहते हैं कि तीसरा पॉइंट है क्वांटिफाइबिलिटी। तो हम फैमिली को किस तरह क्वांटिफाई करें, मैरिज को किस तरह क्वांटिफाई करें, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई फैमिली है ना, तो कोई बंदा शायद फैमिली का नाम सोच कर जहन में आ रहा हो कि मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई ये मेरी फैमिली है। हो सकता है किसी का फैमिली के बारे में कुछ और माइंड सेट हो, वो कहे कि भाई मेरे दादा दादी चाचा चाची फूफा फूफी मामू मामी, ये एक्सटेंडेड फैमिली को भी वो अपनी फैमिली समझ रहा हो कि ये सारी मेरी फैमिली है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बंदे का माइंड सेट इस तरह कि वो अपने दोस्तों को अपनी फैमिली समझ रहा हो। तो हर एक बंदे की जो है वो फैमिली के बारे में ओपिनियन या राय डिफरेंट है। तो हम किस तरह फैमिली को क्वांटिफाई करें, मैरिज को लेके देख लें। अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो हो सकता है किसी के जहन में मैरिज से लेके एक लड़का लड़की की शादी आ रही हो, एक कहीं पे लड़कों की आ रही हो, कहीं की सिर्फ लड़कियों की शादी आ रही हो, या किसी का मैरिज के बारे में कुछ और माइंड सेट हो, कोई मैरिज पे यकीन ही ना करता हो। तो हम चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं सोशियोलॉजी में। रिलायबिलिटी लास्ट पॉइंट आ जाए तो रिलायबिलिटी
पर्सनैलिटी भी वेरी करती है, ठीक है। हमारे क्लास, कास्ट, फैमिली, ये चीज़ें भी अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस वेरी कर रही हैं। तो ये हमारे अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स आगे, ठीक है, कि भाई सोशियोलॉजी तो इन जगहों पे नहीं पूरी उतर रही है। अब लिहाजा अब हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो अब कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है, अब हम अपना कंक्लूजन देंगे। देखें, लिमिटेशंस हैं हमारी विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल साइंसेज, बट इफ सीन एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी सोशियोलॉजी फुलफिल ऑल कंडीशन। हम मानते हैं कि नेचुरल साइंसेज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक सोशियोलॉजी की कहीं ना कहीं कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, वो उन पे नहीं पूरी उतरी। लेकिन अगर हम एज अ होल देखें इस सब्जेक्ट को एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, साइंस को हम एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी देखें, तो फिर तो सोशियोलॉजी सारी की सारी कंडीशन पे पूरी उतर रही है। इन रियल टर्म अगर हम देखें तो जो हमारे नेचुरल साइंसेज हैं भी, वो भी सारी की सारी इन कंडीशंस पे पूरी नहीं उतर रही, ठीक है। हम एग्जांपल में लेते हैं एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है ना, तो आप मुझे बताएं कि क्या एस्ट्रोनॉमी हमें ये बताती है कि हमारे गैलेक्सी में कितने स्टार्स मौजूद हैं? वो कुछ आपको बताती है ये प्लैनेट्स मौजूद है, लेकिन कभी उन्होंने उन स्टार्स को गिन के बताया है? तो क्वांटिफाइबल तो वो भी नहीं है ना, क्वांटिफाइबली तो उनमें भी नहीं है। तो इसी तरीके से जो सारी साइंसेज हैं उनमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं। इसीलिए मैक्स वेबर आते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारी साइंस है, यानी हमारी जो सोशियोलॉजी है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही डिफरेंट है। हमारा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बीइंग है जिनकी कॉन्शियसनेस है उनमें, ठीक है, उनमें आप कह सकते हैं उनको डील करना आसानी है, चलता फिरता जिंदा इंसान और अक्ल रखता है अपना। तो उन पे जब हम रिसर्च करते हैं या उन पर हम काम करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है डिफरेंस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। इसीलिए सोशियोलॉजी जो है, इनका एक सेंटेंस मैक्स वेबर का याद रख लें आप, ये कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस इन इटसेल्फ, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो अपने आप में एक साइंस है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सोशियोलॉजी अपने आप में एक साइंस है और लिमिटेशंस मानते हैं कि मौजूद हैं, लेकिन लिमिटेशंस उन साइंसेज में भी मौजूद हैं जो हम कहते हैं कि नेचुरल साइंसेज है। तो लिहाजा सोशियोलॉजी जो है ये एक साइंस है। तो हमारा ये आज का लेक्चर कवर हो गया यहाँ पे। इंशाल्लाह हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई या नहीं समझ आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और कमिंग लेक्चर्स को फॉलो करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।